नमस्कार। अच्छा, अगर कोई भारत में एक नया एनजीओ शुरू करने की सोच रहा है, तो एक ऐसा पहला कदम है जो मतलब बहुत ही ज़रूरी है, वो है प्रोविजनल 12A रजिस्ट्रेशन। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। किसी भी नए संगठन के लिए ये सवाल बहुत बड़ा होता है ना। जब मकसद समाज सेवा हो, प्रॉफिट कमाना नहीं, तो पैसों की स्टेबिलिटी और कानूनी मान्यता ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इस बड़ी चुनौती का आखिर समाधान क्या है? और इसका समाधान है प्रोविजनल 12A रजिस्ट्रेशन। इससे किसी मुश्किल सरकारी फॉर्म की तरह देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वो पहली चाबी है जो किसी भी एनजीओ की क्षमता के दरवाजे खोलती है, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो आखिर ये प्रोविजनल 12A है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक लर्नर्स परमिट मानना। जैसे गाड़ी चलाने से पहले एक लर्नर्स परमिट चाहिए होता है ना, बस वैसे ही एक एनजीओ को जमीन पर अपना काम पूरी तरह शुरू करने से पहले ये रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो देखिए, कानूनी तौर पर ये क्या है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली एक, कह सकते हैं, एक शुरुआती मंजूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते हैं? संगठन को अपनी इनकम पर टैक्स में छूट मिल जाती है, और वो भी तब जब उसने शायद अपना चैरिटी का काम शुरू भी नहीं किया हो। जरा सोचिए, एक नए एनजीओ के लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी। प्रोविजनल और रेगुलर 12A, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एकदम नए संगठनों के लिए है, जिन्हें अपने काम का कोई पिछला रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये 3 साल के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रेगुलर 12A उन एनजीओज के लिए है जो पहले से काम कर रहे हैं और अपनी गतिविधियों का सबूत दे सकते हैं। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, सबसे पहली और बड़ी बात, एनजीओ की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे संगठन को एक लीगल पहचान मिलती है, जिससे डोनर्स और सरकारी विभागों का भरोसा बढ़ता है। और सबसे अहम बात, ये भविष्य में फंडिंग और रेगुलर 12A और एटीजी रजिस्ट्रेशन पाने का रास्ता खोल देता है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। कौन से संगठन इस बुनियादी कदम के लिए आवेदन कर सकते हैं? मतलब कोई नया एनजीओ इसके लिए योग्य है या नहीं? आइए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। देखिए, बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर कोई नया चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई नई सोसाइटी है या फिर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो अप्लाई कर सकती है। बस एक शर्त है कि अभी तक अपनी गतिविधियां शुरू ना की हों। और हां, ये बात गांठ बांध लीजिए कि प्रॉफिट कमाने वाली कोई भी संस्था इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर संगठन योग्य है तो अगला कदम है जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। अब इसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आसान सी चेकलिस्ट की तरह देखिए, जिसे बस टिक करते जाना है। इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एनजीओ के बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। दूसरा, संगठन के सभी मुख्य लोगों के पैन और आधार कार्ड। और तीसरा, एनजीओ के ऑफिस के एड्रेस का प्रूफ जैसे बिजली का बिल या रेंट अग्रीमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब आगे क्या? अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं और ये समझते हैं कि ये 3 साल की यात्रा कैसे दिखने वाली है और आगे का रास्ता क्या है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रोविजनल 12A रजिस्ट्रेशन कोई आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है, जो संगठन को जमीन पर अपना काम शुरू करने और खुद को स्थापित करने का एक मौका, एक समय देती है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहला स्टेप, आज प्रोविजनल 12A के लिए अप्लाई करना। दूसरा, अगले 3 सालों में अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज शुरू करना और सारे हिसाब किताब को एकदम सही रखना। और सबसे जरूरी बात, इस 3 साल की अवधि के खत्म होने से पहले रेगुलर 12A और एटीजी के लिए अप्लाई करना ही होगा, ताकि सारी मेहनत बेकार न जाए। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही काम शुरू हो, रेगुलर 12A के लिए अप्लाई करना ही होगा, ये कंपल्सरी है। अकाउंट्स को हमेशा अपडेट रखना भी अनिवार्य है। और हाँ, एक आम गलतफहमी ये है कि 12A से डोनर्स को टैक्स में फायदा मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एटीजी रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ता है। तो कुल मिला के प्रोविजनल 12A रजिस्ट्रेशन किसी भी नए एनजीओ के लिए सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। सही मायनों में ये उसकी क्रेडिबिलिटी और भविष्य के विकास की वो अनिवार्य नींव है, जिसके बिना आगे की इमारत खड़ी करना बहुत मुश्किल हो सकता है।
और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि जब कानूनी और वित्तीय नींव इतनी मजबूत हो तो एक संगठन अपने मिशन के जरिए समाज पर कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। इसकी संभावनाएं सच में अनलिमिटेड है।